सभी को बहुत बहुत प्रणाम। महाकाल ज्योतिषम की तरफ से आज मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट, जो सबके मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है और बहुत ज़्यादा भ्रम भी रहता है, जिसे हम साढ़े सती और ढैया के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग जन्म कुंडली में अध्ययन करेंगे और शनि की साढ़े सती और ढैया को हम कुंभ राशि में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि साढ़े सती और ढैया क्या होती है। ये दो शब्द हमें जब भी कहीं सुनने में आते हैं तो जरूर हमें चिंताएं बढ़ जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ दिक्कत में आने वाले हैं। तो आज हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई डिफिकल्टी आती है हमें उसे समझना चाहिए और जानकार व्यक्ति से हमें डिस्कशन करना चाहिए और हो सके तो हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र में शनि को बहुत विशेष स्थान प्राप्त है। इन्हें हम न्याय का देवता भी कहते हैं। शनि देव लोगों को उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। हम जिस प्रकार का कर्म करते हैं उसका न्याय के अनुसार हमें कर्म मिलता है। इसीलिए शनि महाराज को कर्म फल दाता भी कहते हैं। अब ये कर्म दोनों तरीके के हो सकते हैं। शुभ कर्म भी होंगे, कुछ अशुभ भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। जब तक आपके मन में और दिमाग में जो कर्म अच्छा है उसे हम अच्छा ही मानते हैं। लेकिन जिस कर्म को करने के बाद हमें पश्चाताप होता है तो जरूर हमें उस कर्म को आगे नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कर्म करने के बाद हमें समझ में आते हैं कि ये गुड कर्म है या ये बैड कर्म है। अगर गुड कर्म है तो जरूर आपको आगे करने की और इच्छा जाहिर होगी, लेकिन बैड कर्म करने के बाद भी आपकी इच्छा जाहिर हो सकती है। पर जब हमें उस कर्म का ज्ञान हो गया है कि ये खराब कर्म है, ये बैड कर्म है जो दूसरों को तकलीफ देते हैं, तो जरूर हमें उस तरीके के कर्म को छोड़ देना चाहिए। हम जो कर्म करते हैं वो कर्म हमें एक तो सेटिस्फेक्शन देते हैं या फिर वो कर्म हम किसी को दिखाने के लिए करते हैं या वो कर्म हम अपने ब्रेड और बटर के लिए करते हैं। जब भी हमें उस कर्म से जुड़ना है तो हमें बहुत सारे उसमें भ्रम को समझना चाहिए। हो सके तो उस भ्रम को दूर करके ही हमें वो कर्म शुरुआत करना चाहिए। शनि की साढ़े सती का अर्थ है 7.5 साल की अवधि। ये 7.5 साल हमारे साथ जुड़ा रहता है। इस शनि को हम बहुत आदर के साथ महसूस करना चाहिए। इस शनि से हमारे बहुत सारे कुंडली के जो हाउसेस हैं वो चलते हैं
ये शनि महाराज उन सब हाउसेस के हेड हैं। उनकी आज्ञा के बिना हम वहां पे अपना स्वार्थ या अपना कार्य नहीं कर सकते। शनि 12 राशियों में घूमने के बाद 30 साल के समय लेता है। क्यों? क्योंकि हर राशि में वो 2.5 साल रहता है। इस तरीके से एक राशि पर जब वो आगे चला जाता है और फिर घूम के आता है तो उसे 30 साल लगते हैं एक फिर से दूसरे राशि में आने के लिए। तो मनुष्य के जीवन में 6.5 कितने बार आ सकती है? तो उसको हम सिंपल ढंग से समझ सकते हैं कि 2 6.5 के बीच 30 साल का अंतर होता है। तो अगर हम माने कि हमारे पास 90 साल या 120 साल की उम्र का हमारा अगर एज रहेगी तो उसमें हमारे पास हो सकता है 4 बार 6.5 आती है। अब इस 6.5 को हम दीर्घ कल्याणी भी कहते हैं। जब कुंडली में जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि से 12वें स्थान पर शनि का गोचर प्रारंभ होता है तो उस राशि का 6.5 शुरू होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुंडली में 12वां स्थान और पहला स्थान और दूसरा स्थान यानी 12वां हाउस, पहला हाउस और दूसरा हाउस, जब ये 3 हाउस में शनि रहते हैं तो व्यक्ति के साथ में 6.5 रहती है। तो पहली 6.5 12वें हाउस से शुरू होती है, उसके बाद पहले हाउस में आती है और फिर दूसरे हाउस से वो जाती है। एक बार और चीज हमें समझनी चाहिए कि ढैया एक शब्द ज्योतिष में होता है, तो इसे हम किस तरीके से व्यवहार में लाएं। तो देखिए, जब शनि जन्म कुंडली में स्थित चंद्रमा से 4थे भाव या 8वें भाव में भ्रमण करते हैं, 4थे भाव और 8वें भाव में भ्रमण करते हैं तो उसे शनि की छोटी 6.5 या ढैया या लघु कल्याणी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीजें समझाई हैं कि एक आपके पास में दीर्घ कल्याणी है और एक लघु कल्याणी है। अब इन दोनों शब्द में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कल्याणवद मिलता है। तो शनि हमारे लिए कल्याणी तौर पे ही आती है, हमें उसे उस प्रकार से ही व्यवहार रखना चाहिए। अगर हम इसको बहुत ही डिफिकल्ट मानते हैं तो अगर हम डिफिकल्ट वर्ड को चैलेंज वर्ड में बदल देते हैं तो समझ सकते हैं कि चैलेंज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है। तो याद रखें कि 6.5 हर व्यक्ति के कार्यकाल में अपॉर्चुनिटी भरमार लेके आती है। तो इसे हमें बहुत अच्छे भाव से ग्रहण करना चाहिए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि शनि की 3 चरण की 6.5 होती है। तो पहला चरण जो होता है वो आर्थिक को हमें समझाता है, हमारे आर्थिक यानी हमारा फाइनेंस के तरफ दिमाग में लेके आता है। और हो सकता है क्योंकि ये आपका पहला चरण किस में आएगा, पहला चरण आएगा हमारे पास 12th हाउस में। तो ये 12th हाउस में जो भी हमारे पास है वो
एक्चुअल में देखा जाए तो खर्च का भाव कहलाता है। ये भाव से हमारा आर्थिक पूरा डगमगा जाएगा। तो पहला चरण जैसे ही आएगा आपका आर्थिक अनबैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और अगर हमने पिछले 30 साल में हमारे फाइनेंस को बैलेंस करके नहीं रखा है तो जरूर आपको बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। तो आप अपने फाइनेंस को इस तरीके से बैलेंस करेंगे कि आपको इस शनि की पहली चरण की साढ़े सती में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 2.5 साल के बाद दूसरा चरण शुरू होता है। उस चरण को हम बोलते हैं पहला हाउस। तो कुंडली में जो पहला हाउस होता है वो व्यक्ति का खुद का हाउस होता है। अब ये खुद का हाउस में उसे पूरा व्यवहार करने को मिलता है, जिसमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है उसके परिवार को बैलेंस करना। खुद की डिफिकल्टी, दूसरों की डिफिकल्टी, सभी की डिफिकल्टी को व्यक्ति खुद ही संभालता है। तो यहाँ पे दूसरा चरण जो है वो परिवार के ऊपर ही प्रॉब्लम या फिर हम उसको चैलेंज कहेंगे कि हम किस तरीके से उसे बैलेंस करके रखते हैं। तो शनि महाराज दूसरा चरण हमें पारिवारिक के तरफ झुकाता है। हम किस तरीके से परिवार से जुड़े, किस परिवार से हम सेवा करें, किसकी हम दुख को हरण करें, ये सारी चीजें हमें दूसरे चरण में सीखने को मिलती है। अब आता है साढ़े सती का आखिरी चरण, जिसको हम बोलेंगे तीसरा चरण। और तीसरा चरण होता है दूसरे हाउस से, और दूसरा हाउस हमारा होता है धन का हाउस। तो धन का हाउस हमें जो शनि महाराज हैं पूरी तरीके से समझा देते हैं कि किस तरीके से हमें अपने व्यवहार में धन को उपयोग करना है। तो शनि हमें इन तीनों भाव से बहुत अच्छे से रूबरू कराता है, समझाता है और हमें समझने की शक्ति भी प्रदान करता है। इस तीनों चरण में साढ़े सती की 3 दृष्टि भी होती है। तो पहला चरण की 3 दृष्टि यानी कि तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि महाराज की 3 दृष्टि, पहला चरण जहां पर वो बैठे हैं और वहां से वो 3 दृष्टि कहां पर डाल रहे हैं। तो शनि महाराज की पहली दृष्टि अगर हम पहले चरण में देखें तो वो आपके दूसरे भाव में जाएगी। तो उसकी पहली जो दृष्टि रहेगी, जिसको मैं 1D लिख देता हूं, पहली दृष्टि जो रहेगी, तो या फिर आप इसको बोल सकते हैं तीसरी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि कहलाती है। तो तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस को मॉनिटर करेगी, कंट्रोल करेगी, और इसके बाद में ये 6th हाउस को भी कंट्रोल करेगी, और इसके बाद में 10वीं यानी कि 7वीं हो गई, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं यानी कि 9th हाउस। तो यहाँ पे हमें इन तीनों हाउस को भी समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये शनि महाराज इन तीनों को भी इनके साथ कंट्रोल करते हैं। तो दूसरा हाउस धन का हाउस है, 6वां हाउस आपके शत्रु रोग ऋण का हाउस है, 9वां हाउस आपके लक यानी कि आपके भाग्य का स्थान है। तो ये तीनों चीजें शनि महाराज के अंदर में रहती हैं जब वो पहले चरण में रहते हैं। तो पहले चरण में आपको हर चीज पर डिले, हर चीज पर लॉक करना पड़ेगा, अपने आप को संयम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका भाग्य, आपका लक पूरी तरीके से आपके हाथ में अब नहीं है।
आपके साथ आपके शत्रु हैं, आपके रोग है, आपके ऋण हैं, हो सकता है बढ़ जाए, उसको बहुत ज्यादा आपको समझना पड़ेगा किसी को किस तरीके से व्यवहार करना है। आपके दूसरे हाउस में भी जो धन का हाउस है उसको भी ये अटैक कर सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस भी कर सकते हैं। अब आता है दूसरा चरण। तो इस चरण में भी आपके पास 3 दृष्टि मिलेगी। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तीसरी दृष्टि, यानी कि 7वीं दृष्टि हम बोलेंगे। तो शनि महाराज के पास 3 दृष्टि होती हैं। पहली तीसरी होती है, फिर 7वीं होती है और तीसरी 10वीं होती है। तो यहाँ पे हमें देखना है पहले चरण में अच्छा मैंने इसको इस तरीके से समझाया। तो ये तीसरी दृष्टि है और ये 7वीं दृष्टि है और ये आपकी 10वीं दृष्टि है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों दृष्टि ही मेरे को आपको बतानी चाहिए थी जो इस प्रकार से बनेंगी। ठीक है, तो पहली दृष्टि हो गई, उसके बाद में 7वीं दृष्टि हो गई और उसके बाद में 10वीं दृष्टि हो गई। तो ये 3 दृष्टि के कारण, और जहां पर 12वें हाउस में ये बैठे हैं तो ये 4 हाउस को ये एक साथ ही कंट्रोल कर लेंगे। इसी के बाद हमें यहाँ पे लेना है, इसको ही मैं फिर से यहाँ पर कॉपी करके समझाता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो तीसरी दृष्टि बनेगी वो बनेगा हमारा 3rd हाउस, यानी पराक्रम का हाउस, छोटे भाई बहन का हाउस। तो यहाँ पे हमें समझदारी से काम लेना है, क्योंकि हमारे छोटे भाई बहनों ने पुराने समय में हमसे बहुत उम्मीद रखी हुई है, हमने उनके लिए काम भी किया हुआ है, लेकिन अब जब 6.5 का दूसरा चरण चलेगा तो उनसे लड़ाई होने की ज्यादा संभावना है। इसी तरीके से 7वीं दृष्टि आपके पार्टनरशिप के हाउस में आएगी, जहां पे आपको पार्टनर ने आपके बहुत कुछ किया है, लेकिन इस समय खास दूसरे चरण में हो सकता है कि वो आपसे कुछ बैर हो जाए या आप उससे कुछ तनातनी हो जाए, आप उसके व्यवहार से कुछ डिप्रेस हो जाए। लेकिन उस चीज को समझदारी से लेंगे तो सब चीजें बहुत अच्छे ढंग से कट सकती हैं ये 2.5 साल। तो यहाँ पे 10वीं दृष्टि जो आ रही है वो 10th हाउस आ रहा है अब आपका। तो ये 10th हाउस जो है आपके कर्म का हाउस है, यानी यहाँ पे आपको अपने कर्म को सिद्ध करना है, मेहनत करना है, जिससे कि आने वाले 30 साल आपके लिए सुखद जाए। अब आता है तीसरी दृष्टि, तीसरा चरण हम बताते हैं। तो तीसरे चरण में भी मैं इस पूरे को फिर से कॉपी कर लेता हूं और तीसरे चरण में हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा हमारा हाउस इनके हाथ में रहेगा। तो सबसे पहला 4th हाउस, फिर रहेगा 8th हाउस और फिर रहेगा 11वां हाउस। तो तीसरे चरण में हमारे पास हमारा सुख जो कि 4th हाउस कहलाता है, ये सुखेश हाउस है। इस सुख हाउस में हमें पूरी तरीके से व्यवहार बनाना पड़ेगा। सब चीज होते हुए भी हमें तीसरे चरण में कुछ भी समझ में नहीं आएगा और हो सकता है कि हम सुख को दुख में देखने लगेंगे। इसी तरीके से 8th हाउस, आपका 8th हाउस आपको पूरा का पूरा, जिसको हम बोल सकते हैं गड्ढे का हाउस, यानी कि इस हाउस में आप कहां तक गिरेंगे ये आपको खुद को भी समझना पड़ेगा। हो सकता है गलतियां की हैं तो और गलतियां करेंगे, और गलतियां इस तरीके से गलतियों का यहाँ पर एक से ज्यादा होगी और आप उसी कर्म को आगे करने में सक्षम नहीं और उसकी हमें फल मिलना शुरू हो जाए। इसी तरह हमारा लाभ का घर भी 11 में आएगा। तो हमें लाभ कैसे करना है, हमारे पास व्यवहारिक लाभ हो सकता है, ब्लैकमेल, ब्लैक मनी नहीं कमाना है, किसी को मिसयूज नहीं करना है, किसी इस तरीके से हमें कमाना नहीं है। तो ये हमें इस तरीके से चीजों को समझाएंगे यहाँ पे तीसरे चरण में।
तो ये पहला, दूसरा, तीसरा चरण जब साढ़े सती का खत्म हो जाएगा तो आप पूरी तरीके से समझदार बन जाएंगे और आप आने वाले समय में अपने आप को बेहतरीन महसूस करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक आपको बताऊं कि अगर मेष राशि, कर्क राशि और सिंह और वृश्चिक राशि के जातक में अगर शनि का हमें समझना है तो देखिए, मेष और वृश्चिक राशि में स्वामी जो मंगल होने के कारण यहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं इन जातकों को। कर्क में भी चंद्रमा, क्योंकि शनि का चंद्रमा से नहीं बनता है। इसी तरह सिंह लग्न वाले को भी सूर्य है ना, सूर्य यहाँ पे आपके पिताजी और पुत्र का नहीं बनता है। तो इस तरीके से इन 4 राशियों में शनि के जातकों को, शनि के कारण जातकों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये जो ग्रह हैं शनि की शत्रुता का घर कहलाता है। तो इन चीजों को आपको समझना है कि ये शत्रु है, तो इनको हमें कोई जबरदस्ती और शत्रुता नहीं बढ़ानी है। देखिए, किसी से हमारी लड़ाई है, अगर हम उसको और लड़ाई करेंगे तो शत्रुता बढ़ती चली जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। तो हमें समझना है कि उस शत्रुता को भी हमें बैलेंस करना आना चाहिए। हमें किसी से अगर प्रेम बैलेंस करना आता है लेकिन शत्रुता बैलेंस नहीं करनी आती है तो भी हम सक्षम नहीं हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। जीवन को चलाने के लिए हमें अपने प्रेम और शत्रु दोनों को समझना पड़ेगा और दोनों को बैलेंस बनाते हुए इस संसार को हमें अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको अच्छे से अब समझ में आ गई होंगी। आप और भी चीजों को समझ सकते हैं इस तरीके से। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शनि का जो गोचर है, चंद्र पर ही, चंद्र राशि से हम देख रहे हैं, तो शनि का जो गोचर है 24 जनवरी 2020 को धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किया था। तो मकर राशि पर प्रथम चरण का साढ़े सती शुरू हुई थी, जो कि 17 जनवरी 2030 को मकर राशि से शनि महाराज ने कुंभ राशि में प्रवेश कर दिया। तो मकर की प्रथम चरण खत्म हो गया साढ़े सती का। कुंभ का जो था ये मकर राशि का, ये जो 24 जनवरी से जब धनु राशि से मकर राशि में आए थे तो मकर राशि का आपका दूसरा चरण शुरू हुआ था। और दूसरा चरण के बाद में जब वो कुंभ राशि में आए तो मकर राशि का तीसरा चरण शुरू हो गया था। ठीक है, अब जैसे ही वो कुंभ राशि में आए तो कुंभ राशि का दूसरा चरण शुरू हो गया, और जब मकर राशि में आए तो कुंभ राशि पर पहला चरण शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में शनि महाराज जाएंगे तो मान के चलिए कि मीन राशि पर दूसरा चरण चलेगा और कुंभ राशि पर तीसरा चरण चलेगा। ठीक है, और जब 3 जून 2027 को मीन राशि से मेष राशि में शनि महाराज प्रवेश करेंगे तब कुंभ राशि से साढ़े सती पूरी तरीके से उतर जाएगी। तो इस चीज को इस तरीके से आप समझ सकते हैं, या तो मैं इसको ऐसे समझा देता हूं, है ना, इनको मैं 1 2 3 से समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पर क्या है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, और इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो देखिए धनु राशि में जैसे ही ये हम कुंभ राशि की तरफ बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कुंभ राशि की तरफ से आज जानकारी हम दे रहे हैं। तो कुंभ राशि के लिए ध्यान से देखिए कि ये जब आपके पास में पहली जो राशि है कुंभ राशि है, तो जब कुंभ राशि के लिए प्रथम चरण कब बना, जब ये मकर राशि में आया। जब शनि महाराज यहाँ पर आए तो दूसरा चरण बना, और जब मीन में गए तो कुंभ राशि के लिए तीसरा चरण बना, और जब मीन से मेष राशि में जाएंगे तो आपका कुंभ राशि से पूरा का पूरा साढ़े सती उतर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब शनि का एक पाया विचार भी कहा जाता है कि जन्मकालीन राशि से जब शनि 1 6 11वीं राशि में होते हैं तो सोने का पाया उन्हें रहता है, और दूसरी 5वीं 9वीं राशि में जो चांदी का पाया
इसी तरीके से आपके जन्म कुंडली में अगर तीसरे, सातवीं, 10वीं राशि में हो तो तांबे का पाया कहा जाता है, और 4, 8, 12वीं राशि में हो तो लोहे का पाया माना जाता है। तो ये किस तरीके से आपको व्यवहार में देंगे, ये पूरी चीजें यहाँ पर समझाई हैं कि जब जन्म कुंडली में शनि जिस ग्रह में बैठे होंगे उस तरीके से ही आपके साढ़े सती का भी व्यवहार चलेगा। तो इसमें जब हम सोना पाया की बात करें तो ये सर्वोत्तम होगा शनि महाराज आपके लिए। चांदी पाया के लिए ये मध्यम व्यवहार करेंगे, और तांबे और लोहे पाए के लिए ये निम्न और नेष्ट माने जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से शनि महाराज आपको अच्छा और मीडियम और लो भी कंसेप्ट में आपको रिस्पॉन्स कर सकती हैं। तो इसको हम जब समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे मतलब माइंड में जो हम बोल सकते हैं कि जो उलझन है वो खत्म हो जाएगी। तो हम अपने आप को बहुत ही सेटिस्फाई और बहुत शांत महसूस करेंगे। जब भी आपको अशांति होती है तो आप चीज को जानने की कोशिश करिए, हो सकता है ना जानने के कारण ही हम अशांत हो जाते हैं। अब मैं कुंभ राशि के जातक का ही यहाँ पर विवरण दे रहा हूं। तो मैंने केस स्टडीज कुंभ जातक के लिए बनाई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक कुंडली बनाई है जिसमें कि शनि महाराज का प्रथम चरण यहाँ पर बैठा हुआ है, और ये जब प्रथम चरण मकर राशि, तो यहाँ पर देखिए जो कुंडली बनी हुई है यहाँ पे जो पहला भाव है जिसको हम 11वां बोलेंगे, जहाँ पर 11 लिखा है ये तो कुंभ के लिए लिखा है। फिर 12वां मीन है, मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर एंड कुंभ। तो ये आप अपने आप भी समझ सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने जो ये ब्लू रेक्टेंगल बनाया है ये हाउसेस को समझाने के लिए बनाया है, और जो यहाँ पर संख्या लिखी है आपकी कुंडली में भी यहाँ पर 11 लिखी होगी। अगर चंद्र राशि से, क्योंकि यहाँ चंद्र को देखना है, चंद्र जिस राशि में बैठा होगा वही आपका चंद्र राशि का कुंडली बनेगा। ठीक है, ये लग्न पर बात हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज हम अगर समझ गए हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 11वें हाउस का हमारा शनि महाराज उसमें हेड रहेंगे। 12वें के लिए मीन के लिए जुपिटर, 1 मेष के लिए मार्स यानी मंगल, और 2 यानी वृषभ के लिए शुक्र, और 3 के लिए आपका बुध, और कर्क के लिए मून यानी चंद्रमा, और सिंह राशि के लिए और आपका सूर्य, और 6th कन्या के लिए आपके पास है बुध, 7 के लिए फिर से शुक्र हो जाएंगे, और 8 आपका वृश्चिक है तो यहाँ मंगल हो जाएंगे, और 9 में धनु यानी गुरु होंगे, और 10वें में फिर से आपका शनि होगा। तो ये एक आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि 1, 5, 9 यानी कि 1, 5, 9, 1, 5 और 9 यानी कि आपके पास एक क्या है, एक हमारे पास में यहाँ पर दिख रहा होगा मेष। तो मेष, सिंह और आपके पास धनु, ये राशियां एक्चुअली फायर एलिमेंट से बनी हुई हैं। इनमें फायर का बहुत ज्यादा एलिमेंट्स रहते हैं, तो उनको उस तरीके से समझना चाहिए। इसी तरह 2, 6, 8 के लिए अर्थ एलिमेंट है, 3, 7, 11 के लिए एयर एलिमेंट है, और 4, 8, 12 के लिए वाटर एलिमेंट है। तो ये 4 हमारे पास में एक स्काई होता है जिसको हम लोग 5 तत्व मानते हैं, तो ये 5 तत्व आपके सामने में है। इसी तरीके से यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि कौन से राशि में कौन सा ग्रह उच्च का और नीच का होता है। तो जैसे सूर्य मेष में उच्च होता है और तुला में नीच होता है। तो ये आपके पास जानकारी जरूर होगी, जरूर उसको आप समझ के रखें। चंद्रमा वृषभ में उच्च होगा, वृश्चिक में नीच होगा, बुध कन्या में उच्च होगा, मीन में नीच होगा, शुक्र मीन में उच्च होगा, कन्या में नीच होगा, मंगल मकर में उच्च होगा, कर्क में नीच होगा। तो इस तरीके से आप राहु केतु तक अपने आप को समझ सकते हैं कि कौन से
राशि में कौन सा ग्रह उच्च का है और नीच का है। तो शनि महाराज को हम समझ रहे हैं, तो ये तुला राशि में नीच के होते हैं, और है ना। तो यहाँ पे शनि को देखते हैं, शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष में नीच के होते हैं। ठीक है, तो अभी जो शनि बैठे हैं वो 10वें में बैठे हैं, तो ये उच्च और नीच की बातें शनि के लिए अभी लागू नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज और समझनी है कि ये जो मैंने हाउसेस लिखे हैं, इस हाउसेस के जो कंट्रोल कारक है वो यहाँ पे लिखे हुए। जैसे पहले हाउस का कंट्रोल कारक है सूर्य, दूसरे हाउस का कंट्रोल कारक है जुपिटर, तीसरे हाउस का कंट्रोल कारक है मंगल, फोर्थ हाउस का कंट्रोल कारक है चंद्रमा, फिफ्थ हाउस का कंट्रोल कारक है जुपिटर, सिक्स्थ हाउस का फिर से कंट्रोल कारक है मंगल, सेवन हाउस का कंट्रोल कारक है शुक्र, 8वें हाउस का कंट्रोल कारक है शनि, 9th हाउस का कंट्रोल कारक है जुपिटर, 10वें हाउस का कंट्रोल कारक 4 होते हैं जिसको हम सूर्य, जुपिटर, शनि और बुध कहते हैं, और 11वें हाउस का जुपिटर और 12वें हाउस का शनि। तो शनि अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 जगह का कंट्रोल कारक बन सकता है। तो देखिए पहला तो ये 12वें हाउस का दिख रहा है, उसके बाद में है ना, इसको फिर ब्लैक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शनि आपका जो है 12वें हाउस का है, इसी तरीके से यहाँ पर भी 10वें हाउस में भी है, फिर 8th हाउस में भी है, और यहाँ पे आपको शनि का, तो शनि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो चलिए अब हम प्रथम चरण की बात करें कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में जब प्रथम चरण होगा यानी 12वें हाउस में शनि होगा, और जब 12वें हाउस में शनि होगा तो मान के चलिए कि वो 12वें हाउस को भी देखेगा, और उसके 3 दृष्टि के कारण आपका दूसरा हाउस, यानी कि ये यहाँ पे आपकी तीसरी दृष्टि आ गई तो दूसरा हाउस आ गया, और आपके पास में यहाँ पर आ गया जब 7वीं दृष्टि, तो ये आपको देख रहा है यहाँ पे 6वें हाउस को देख रहा है, और आपकी 10वीं दृष्टि है तो वो आपको यहाँ पे 9th हाउस को देख रहा है। तो देखिए ये जहां पर बैठा है वहां पे ध्यान से देखिए 12th हाउस, ये हमारे खर्चा, नुकसान और मोक्ष का हाउस है। यहाँ आपका शनि बैठने के बाद, हालांकि शनि यहाँ पे खुद अपने हाउस में है, लेकिन यहाँ पे होने के बाद आपका जो खर्च है, नुकसान है, बढ़ने लगेगा। आपकी जितनी पूंजी बचाई हुई है सारी की सारी खत्म हो जाएगी, माइनस में भी आप जा सकते हैं, और आपको कोई उधार भी नहीं दे सकता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर दिखेंगी। ऐसी चीज में हो सकता है कि आप बोलेंगे कि भाई मैं मोक्ष ही ले लेता हूँ क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी दृष्टि के कारण आपकी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। अब देखिए इसकी 3 दृष्टि हैं यहाँ पे, तो ये धन को भी क्लोज करके रखा है, आपको वाणी से भी आपको गलत बोलने के लिए तैयार हो गया, परिवार से लड़ाई करने लगा, आपके मुख में पूरे कीड़े आने लगे, नेत्र से गलत चीज देखने लगे, ये सारी की सारी चीजें आपकी डिफिकल्टीज में आ जाएंगी। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से मेडिटेशन करें तो हमें सारी चीजों का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज समझ में आने लगेगी। इसी तरह देखिए रोग, शत्रु, ऋण, यानी कि इन पर भी वो अपना कहर बरसाएगा, आपको रोग की तरफ खींचेगा, आपके शत्रुओं को बढ़ाएगा, आपके ऋण को बढ़ाएगा, आप और ऋण लेने के लिए आगे बढ़ने लगेंगे। तो सारी चीजें जो हैं यहाँ पर हमें लर्निंग के जैसा समझना है, तो हम शनि के 7.5 को कल्याणी समझ सकते हैं। हम अज्ञान हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी अज्ञानता के कारण विरुद्ध हो सकती हैं। इसी तरह देखिए हमारे 10th हाउस में भी ये 10th दृष्टि के कारण यहाँ पर कौन से हाउस में आ गया, ये यहाँ पर आ जाएगा आपका, मैं इसको चेंज करूँ, इट इज ए
9th हाउस है ये। 9th हाउस में भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, आपके भाग्य को वो चौपट करके रखेगा। आपका जो भी भाग्य से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कर्म करना ही पड़ेगा। अगर कर्म सही कर रहे हैं तो आगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से पिता से, गुरु से, सारे आपके जो गुड विल हैं, जो गुड विलर्स हैं, उनको वो यहाँ से मतलब जिनसे गाइडेंस मिलती है, पूरा का पूरा यहाँ पर वो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे भाई। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि किस तरीके से शनि का पहला चरण आपके साथ होगा। जो भी कुंभ राशि के लोग हैं उनका पहला चरण अभी खत्म हो चुका है 17 तारीख के बाद, तो वो इन तमाम चीजों से जूझे होंगे। तो मैं आपको बहुत ही सैल्यूट करता हूं कि आपने बहुत बड़ा लर्निंग यहाँ पे सीख लिया है। अब उस लर्निंग को हमें थोड़ा पारिवारिक के तरफ, यानी कि सेकंड स्टेज शनि का दूसरा चरण है, उसके तरफ जाके समझना है। तो मैं आपको दूसरे चरण की तरफ लेके जा रहा हूं। चलिए ध्यान से देखिए दूसरे चरण में क्या होगा। दूसरे चरण में शनि आपका 12वें हाउस से पहले हाउस में यानी कुंभ अपनी प्यारी राशि में पहुंच चुका है। तो यहाँ पे शनि महाराज आपको पूरा अपने ऊपर कंट्रोल करने को सिखाएंगे। किस प्रकार से आपका जन्म, आपका व्यक्ति का स्वभाव, तो पहला हाउस ये आपको डिनोट करता है। और इस हाउस में अगर आपने कुछ भी नहीं समझा तो फिर से भाई 30 साल लगेंगे उसी चीज को समझने के लिए। तो अगर आप समझदार हो चुके हैं तो आपकी समझदारी भी आनी चाहिए। यहाँ से वो अपनी तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम में डालेगा, आपके छोटे भाई बहन में डालेगा। तो पराक्रम तो आपको वो इतना बढ़ा देगा कि आप लड़ाई करने के बिल्कुल इच्छा जाहिर कर देंगे। लेकिन ऐसा मत करिए, आप पराक्रम को पॉजिटिव सेंस में लीजिए, हर चीज को पॉजिटिव सोचने की कोशिश करिए। सुबह मंत्र का उच्चारण करिए, सुबह आप किसी भी तरीके से अपना मेडिटेशन करिए, अपने आप को पेशेंसली देखिए। आपका पराक्रम आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते में तो नहीं ले जा रहा है। अगर गलत रास्ते में ले जा रहा है तुरंत वहां से वापस आ जाइए। इसी तरीके से अब आपका दूसरा चरण शुरू हो गया है। वहां पे पार्टनरशिप की बात आ रही है, यानी आपका विवाह होना है तो वो हो जाएगा भाई, और जीवन साथी है तो उससे लड़ाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मन मुटाव, अभी सी राशि भी यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो ये सूर्य हो सकता है कि आपके पार्टनरशिप का किसी तरीके से आगे विल पावर, मतलब सूर्य उनको आगे बढ़ा रहे, आप उनका आगे अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, आप उनसे चिढ़ने लगे हैं, आप उनके अप को डाउन करना चाहते हैं, तो जरूर आपसे दोनों का ताना बाना बढ़ जाएगा। होगा क्या? आप वहां से अलग हो जाओगे, आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगोगे। बहुत सारी जो चीजें हैं पार्टनरशिप में आपको दिक्कत देगी। हो सकता है कि आपका जीवन साथी का पार्टनरशिप और आपका बिजनेस पार्टनरशिप भी सेम हो, तो वो तो बहुत ही ज्यादा आपको दिक्कत देगा 2.5 साल। अभी अगर आपने लर्निंग नहीं किया तो जिंदगी भर आप पछताएंगे। आप ध्यान रखें कि अगर दोनों पार्टनर एक ही हैं तब तो आपको बहुत ही ज्यादा कला से अपने आप को बचाना पड़ेगा। और हो सकता है कि जीवन साथी अलग है और पार्टनर अलग है, तो आपको 2 व्यक्ति को संभालना पड़ेगा, जीवन साथी को संभालना पड़ेगा और आपका पार्टनर। हो सकता है वो पार्टनर बिजनेस हो या आप सर्विस करते हैं, तो आपके जो भी बॉस हैं, जो भी आपके वहां पर दूसरे जो फ्रेंड्स हैं या आपके लोअर आपके स्टाफ हैं, सबसे आपको बना के रखना पड़ेगा। अगर नहीं बनाते हैं तो मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं से डिटैचमेंट यानी टर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10वां जो दृष्टि है आपके सीधा का सीधा वो कहाँ डाल रहा है? आपके कर्म भाव पे, आपके व्यवसाय भाव पे, आपके पद और आपके ख्याति पर डाल रहा है। इन सब चीजों पर आपको चैलेंज मिलने वाला है। अब
ये 2.5 साल जो होंगे ये सब चीज पर चैलेंज मिलेगा। आप तुलना मत करिए, किसी को कंपेयर मत करिए, नहीं तो आप फंसते चले जाएंगे। आप हो सके तो अपने कर्म पर ही अपने आप को दृढ़ रखिए, और जो आप कर्म कर रहे हैं उसको आप 10 बार सोचिए, उसको समझिए कि ये सही कर्म है कि गलत कर्म है, किसी से फायदा है कि किसी को नुकसान है, किसी को दुख देगा किसी को सुख देगा। इन सब बातों को आप गौर करेंगे तो आपका दूसरा चरण बहुत ही अच्छे से निकलेगा, और ये जो चरण है आपको आगे आने वाले 30 साल के लिए डायमंड बन के आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है आगे आने वाले साल, बस इस आपने जो भी यहाँ पर बोया है उसी में से आपको खाना है। ठीक है, तो ये न्याय के देवता हैं, तो आप जो भी यहाँ पर कर रहे हैं उसका ही तो न्याय आपको मिलेगा। तो ये ध्यान रखें आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम तीसरा चरण देखते हैं। जब शनि हमसे उतरने लगेगा, ये उतार की तरफ जा रहा है, तो 2.5 साल उतार में रहेगा। तो इस उतार में ये धन के तरफ आपको ध्यान दिखाएगा कि आपको धन कहाँ कहाँ से मिल रहा है, उसे किस तरीके से समझदारी से आपको रखना है। तो यहाँ पे आपकी वाणी हो गई, आपका परिवार हो गया, आपका मुख हो गया, नेत्र हो गया, जो भी चीजें हैं आपको समझदारी से यहाँ पर देखनी पड़ेगी। अगर आप देखते हैं तो आपको सही चीज दिखेगी, अगर आप उस चीज को गलत समझ रहे हैं तो चीज तो वही है लेकिन आपको नेगेटिव दिख रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि गिलास खाली है कि गिलास भरा है, अब दिख तो सबको वही रहा है, अब आप उसको कैसे देख रहे हैं, क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या उसका लर्निंग, तो ये आपके ऊपर है। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने आप में पॉजिटिवनेस लेके रखेंगे। तो यहाँ पे एक तो ये मीन राशि है, जुपिटर है, और यहाँ शनि महाराज है, दोनों का नहीं बनता है। मीन राशि के जो स्वामी हैं वो जुपिटर हैं, गुरु हैं, और यहाँ पर आपका शनि है, तो जरूर आपको दिक्कत तो देगा ही देगा। तो हम उस चीज को चैलेंज वर्ड यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपको चैलेंज मिलेगा आपके सुख में। हर चीज आपके पास है, माता जी आपके पास हैं लेकिन आप उनसे झगड़ा करने लगोगे, उनको कुछ दिक्कत होने लगेगी आपसे। सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, घर सब आपके पास है, लेकिन आप हो सकता है कि कहीं किराए के मकान में रह रहे होगे, हो सकता है दूसरों की घर की सफाई कर रहे होगे, दूसरों का कष्ट दूर कर रहे होगे। तो ये आपके अच्छे भी लक्षण कहला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शनि के कारण आपको यहाँ पर सेवा का भावना, आपको सुख नहीं मिलेगा लेकिन आपके द्वारा दूसरों को सुख मिल सकता है। इसी तरीके से आपकी जो 7वीं दृष्टि है, जो आयु, खतरा और दुर्घटना की तरफ जा रही है, अगर आपने समझदारी नहीं ली तो खतरा बढ़ सकता है, दुर्घटना बढ़ सकती है, आपके आयु पर कहीं ना कहीं झटका लग सकता है। तो आप सभी मेरे प्रियजन हैं, मैं सभी को इस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप इस तरीके की चीजों को समझिए और अपने आने वाले समय को और सुदृढ़, अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाइए, जिससे कि आप अपने आप को वीक महसूस ना करें। किसी पर आपको कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के वजह से आपको दिक्कत हो रही, दिक्कत हमें अपने वजह से ही होती है। तो अब इसकी आखिरी दृष्टि 10वीं पर ध्यान दीजिए। आपके लाभ अभिलाषा पूर्ति, हो सकता है कि आपको लाभ नहीं होगी, आपकी अभिलाषा आपकी नहीं होगी, जो सेटिस्फेक्शन है वो आपका पूर्ति नहीं होगा। तो ऐसे केस में आप अपने आप पर ज्यादा ब्लेम ना करें, अपने आप पर पॉइंट आउट ना करें, अपने आप को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने तीनों आपको चरण बता दिए हैं। जब शनि यहाँ से मेष राशि में आएगा तो कुंभ राशि के लिए सारी कष्ट, साढ़े सती की यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो इसी तरीके का चक्र हर राशि के लिए रहता है। तो अभी फिलहाल कुंभ राशि पर ये शनि बैठा है, इसलिए हम लोग कुंभ राशि पर ही सारी चीजों को फोकस कर रहे हैं। अब आपके मन में जरूर आएगा कि हमें किस तरीके का उपाय करना चाहिए। तो देखिए, मैं लास्ट में ये सिंपल सा उपाय आपको बताता हूँ कि शनि की प्रतिमा पर आप सरसों का तेल से अभिषेक
कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे नेगेटिव बातें आपके मन में आती होंगी कि शनि को हम सरसों का तेल क्यों चढ़ाते हैं, हम गरीब को बांट, ठीक है, गरीब को आप बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये बात नहीं लिखी है कि आप ए को करना है तो ए को ही करना, आप बी को भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, आपके मन में जो बातें आ रही हैं उसे आपको समझना है कि हमें ये सरसों का तेल कहाँ पर, वहां पर अपने को दान करना है। इस बात को आपको बस ध्यान से देखिए। आप चाहे तो किसी भी धर्मशाला में एक पेटी, या आपको अपने अनुसार आप अपने दान, शनि का दान कर सकते हैं। इसी तरह आप चाहे तो शनि का स्तोत्र का पाठ, दशरथ द्वारा रचित जो शनि का स्तोत्र है उसका पाठ करिए, ये आपके भले के लिए होगा। हनुमान चालीसे का पाठ करिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, जरूर आपके कष्ट वहां से हट सकते हैं, आपको बुद्धि मिल सकती है, आप चीज को गलत को सही समझ सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। शनि की पत्नियों के नामों का उच्चारण करिए, ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट और रामबाण होता है। चींटियों को आटा डालिए, बहुत ही सिंपल काम है। हम बहुत सारा आटा तो यूं ही फेंक देते हैं, आप उनको चींटियों के लिए, आप पानी में मत बहाइए, आप उसको अपने कहीं पर भी गार्डन होगा या कहाँ पर, उसे आप आटे को डाल सकते हैं। तो वहां से ये सब शनि के छोटे छोटे जो भी प्राणी हैं वो शनि के ही द्वारा चलते हैं। हम देखिए बहुत सारी चीजों को समझते नहीं हैं, इस कारण से हम उस चीज को बहुत ही ज्यादा मतलब चिड़चिड़ेपन से समझते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम काले कपड़े में उड़द हो गया, लोहा हो गया, तेल हो गया, काजल रखकर भी दान कर सकते हैं। तो इन चीजों को केवल एक हम अपने, देखिए ये हम केवल एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने को शांति का उपाय करना है। आप अपने घोड़े की नाल से अंगूठी के मध्यमा अंगुली में भी धारण कर सकते हैं, ये बहुत लोग करते हैं, मैंने भी देखा है ये। तो ये बहुत ही रामबाण उपाय है, आप भी करके देखिए। देखिए मन में जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, दो तरीके का सेटिस्फेक्शन है, एक तो हो गया कि आप पूरे मन से काम कर रहे हैं, और एक हो गया कि मैंने बोला है तो आप काम कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, आप उस चीज पर ध्यान दीजिए। अगर वो पहनने के बाद कोई भी चीज के पीछे साइंस है, आप उस साइंस को भी समझ सकते हैं, पर जितना आप समझने की कोशिश करेंगे आप और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स में जाएंगे। क्यों? क्योंकि चीजें इतनी सरल नहीं है जितनी हमें लिखती हैं। हमें समझना है तो पूरा शास्त्र, आप भी ज्योतिष शास्त्र में ज्वाइन करिए, उसमें पूरी उपाधि लीजिए और आपको भी बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। नौकर चाकर, ये जो हैं आपके शनि के ही द्वारा चलते हैं। हम नौकर चाकर को व्यवहार इस समय खासकर साढ़े सती में नहीं अच्छा करते हैं, जिस कारण से हमारा आगे आने वाला जो न्याय है वो हमें दिक्कत देगा। आप इस नौकर चाकर को प्यार से बात करिए, उनको व्यवहार अच्छा करिए, जितना उनका बनता है उतना उनको पैसा दीजिए। यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनसे मतलब ज्यादा पैसा देने की बात है, जितना उनका बनता है जरूर उनको दीजिए। उनको एक तरीके से लगना चाहिए कि आप न्याय प्रिय काम कर रहे हैं। आप अपना छाया का भी दान कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसमें हम शनि की शांति का उपाय करते हैं। तो हो सकता है कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, कुछ छूट भी गई होंगी, तो आप चाहे तो और भी तरीके से वीडियो से या कहीं पर भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। और अगर आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर आप मुझे व्हाट्सएप या फिर ईमेल के द्वारा मुझे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो मैं अंत में यही बोलूंगा कि आप शनि की साढ़े सती को अच्छा मानिए, उसको समझिए और उसको व्यवहार को अपने अंदर लाइए। तो आई विल ऑलवेज से गुड लक फॉर द ऑल माई लाइक्स पर्सन, जो भी मेरे साथ है, मैं सबको बहुत बहुत प्यार करता हूँ और सबके लिए मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।